नमस्कार दोस्तों मैं नितेश कुमार मुद्गल आप सभी का अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के विज्ञान और उसमें हमने फिजिक्स वाले जो चैप्टर हैं वो स्टार्ट किए हैं। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज आप सभी के लिए एक नया जो चैप्टर है, यानी कि नया उस चैप्टर का एक पार्ट है, उसे लेकर आ गए हैं। आप सबने जो हमारी पिछली वीडियो है जिसके अंदर देखा कि हमने पढ़ा विद्युत धारा, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है विद्युत धारा, तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमने विद्युत धारा के बारे में जाना, ठीक है, आवेश के बारे में जाना, विद्युत विभव के बारे में जाना, विभवांतर के बारे में जाना, इनकी मात्रा किस तरीके से निकाले जाते हैं, ये सब हमने देख लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो अभी ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और वहां जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इससे आगे जो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक बड़ा प्रश्न भी आपके परीक्षाओं में बनता है। तो आप इसे बहुत अच्छे से देखें, समझने का प्रयास करें, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि जो नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बिना समय को गवाए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा। आज हम बात करने वाले हैं प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? देखिए, हमने पिछली क्लास में देखा था, प्रतिरोध के बारे में बहुत अच्छे से समझा था कि प्रतिरोध क्या होता है, कि यानी कि आवेश के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न हो रही है ना, वही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। आपने वो वीडियो पूरी देखी थी, नहीं देखी है तो अभी फिर कह रहा हूं कि आप आई बटन पर क्लिक करें और उस वीडियो को जाकर देखें, ताकि आपको ये सब चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आज हम उन्हीं के एक संयोजन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो प्रतिरोध है, यानी कि कोई भी एक चालक तार है, वो एक प्रतिरोध भी उत्पन्न करता है। उसके अंदर जो आवेश प्रवाह है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। तो उसी के संयोजन को हम किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से जो ये संयोजन है ये दो प्रकार से बांटा जाता है, कि प्रतिरोधों का जो संयोजन है उसे हम दो प्रकार से बांटते हैं। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और एक होता है समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन। देखिए, इसे हम कहते हैं सीरीज में, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी अगर हम प्रतिरोधों को एक श्रेणी में रखते हैं तो वो संयोजन किस तरीके से बनता है, ठीक है, और अगर हम समांतर क्रम में अगर इन्हें रखते हैं तो वो कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनता है, प्रतिरोधों का मान किस तरीके से निकाला जा सकता है। अब क्वेश्चन क्या बनते हैं यहाँ पर, एक बार उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम एक एक करके इन्हें समझेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है आपसे, कि जैसे कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। अगर कुछ प्रतिरोध दे रखे हैं और उनको कहता है कि उन्हें आप श्रेणी क्रम में जोड़िए या समांतर क्रम में जोड़िए, तो उससे जो कुल प्रतिरोध निकल कर आएगा वो कितना होगा, पूछा जा सकता है। धारा का मान पूछा जा सकता है, कुल विभवांतर पूछा जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि यहाँ पर बनते हैं, न्यूमेरिकल जो है वो यहीं से सोल्व होंगे। तो हम एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। देखिए, जैसा इसका नाम है वैसा ही आप समझना है, आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन समझना। सीरीज का मतलब होगा एक श्रृंखला, कि अगर प्रतिरोधों को एक श्रृंखला में जोड़ दिया जाए तो उस संयोजन को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए किस तरीके से श्रृंखला में जोड़ेंगे। तो एक परिपथ बना रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ बनाते रहना। इसके आगे
इस तरह से हमने 3 प्रतिरोध लिए हैं। ये मात्रक आपको ध्यान आया होगा, जब हमने पहली क्लास ली थी तब मैंने आपको बताया था कि आपको एक सारणी दिखाई थी कि हम प्रतिरोध को किस तरीके से लिखेंगे, ये इनको प्रतीक होगा इनका, ये बताया था मैंने। तो इस तरीके से हमने 3 प्रतिरोध लिए हैं, ठीक है, उसको एक परिपथ में रखा, यहां पर उसे एक बैटरी से जोड़ा, ये कुंजी है, और इस तरीके से परिपथ को बंद कर दिया गया, ठीक है। ये कुंजी K हो गई यहां पर। इसमें से जो धारा प्रवाहित हो रही है यहां से, उसे हम क्या लिखते हैं, I लिखते हैं। धारा क्या हो गई है, I हो गई है। इस वाले प्रतिरोध को R1, R2, R3 कह सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं इस सिरे और इस सिरे के मध्य, क्योंकि एक ये A, B, C और D 4 सिरे हो गए हैं। देखिए इनका संयोजन किस तरीके से है, समझने की कोशिश करना। A सिरा यानी एक प्रतिरोध A और B, ठीक है। इस पहले सिरे का जो पहला प्रतिरोध है उसका अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ है, कि ये मान के चलो कि ये 2 तार हैं, तो इसका अंतिम सिरा इसके पहले छोर से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके का संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, एक सीरीज में होता है। तो अगर हम बात करते हैं इन दोनों सिरों के मध्य में विभवांतर कितना होगा, तो उसे मैं क्या लिख सकता हूं, V1 लिख सकता हूं या नहीं, लिख सकते हैं। इसके बाद में इस सिरे के मध्य कितना होगा, उसे हम क्या लिख सकते हैं, V2 लिख सकते हैं, और यहां पे जो होगा उसे हम क्या लिख सकते हैं, V3 लिख सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये धारा जो यहां से वापस निकल रही है बाहर, उसे हम क्या कह रहे हैं, I कह रहे हैं। ये है जो वोल्ट था, यानी कि बैटरी है यहां पे। अब समझना इसे क्या किया है मैंने अभी तक, एक परिपथ को समझने की कोशिश करो कि यहां पर एक वोल्टता वाली बैटरी लगाई गई है, उस बैटरी से धारा प्रवाहित हो रही है। प्रवाहित होने के बाद में जो धारा है वो इन तीनों प्रतिरोधों से होते हुए गुजर रही है, यानी कि इनके हर एक प्रतिरोधों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक वो गमन करती हुई यहां से वापस से, और एक पूरा परिपथ बन रहा है। यही तो है। अब इसे हम देखते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से, तो अगर आप इसे देखते हैं तो देखते हैं इसके अंदर कि जैसा इसमें लिख रखा है, देखिए कि यहां पर विभवांतर सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो कितना हो जाएगा, तो विभवांतर का क्या है कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हो या नहीं, क्योंकि कुल विभवांतर की अगर हम बात करते हैं तो वो कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसके मध्य विभवांतर, इसके मध्य विभवांतर, इसके मध्य विभवांतर, तो ये क्या होगा, V1, V2 और V3, ये 3 विभवांतर हो गए। अगर हम प्रतिरोधों की बात करते हैं, देखिए तो यहां पर 3 प्रतिरोध दे रखे हैं, R1 है, R2 है और R3 है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। धारा के मान की बात करते हैं तो यहां भी I लिखा हुआ है, और ये पूरी गुजरने के बाद में यहां भी क्या लिखा हुआ है, I लिखा हुआ है, यानी कि धारा का मान समान है। श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा का मान है वो समान रहता है। जब हम समांतर क्रम पढ़ेंगे तब उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो क्या कहता है ओम का नियम, ओम का नियम याद कीजिए क्या कहता है, ओम का नियम क्या कहता है बताइए फटाफट, आप अपने अंदर उसको रिकॉल कीजिए। मैं सिर्फ यहां पर उसका मैथमेटिकल जो हमने किया था, V बराबर IR, ये लिखा था या नहीं, लिखा था कि सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसके प्रतिरोध के समानुपाती होता है, याद कीजिए वहां पर, ठीक है। तो V बराबर क्या होता है, IR होता है या नहीं, बिल्कुल होता है, आप सभी को पता है। तो अगर मैं एक सिरे पर, यानी यहां पर अगर इस V1 की बात करता हूं, अगर हमें इस वाले V1 की बात करता हूं, तो यहां पर प्रतिरोध क्या होगा, R1 होगा, और धारा का मान तो समान है। तो इसको मैं आगे यहां पर कंटिन्यू करता हूं। देखिए इसी नियम से, इसी नियम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, जैसा कि हमने लिखा कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यही लिखा। तो V का मान क्या होगा, V1 यहां क्या हो जाएगा, अगर मैं V बराबर IR होगा, तो अगर V1 लेते हैं तो आप इसे क्या लिख सकते हैं,
IR1, क्योंकि देखिए इस V1 पर प्रतिरोध क्या है, R1 है, और धारा तो I है, समान है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। IR1 प्लस ये क्या हो जाएगा IR2 प्लस ये क्या हो जाएगा IR3। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आई? क्योंकि कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, इनका विभवांतर इस सिरे के मध्य, फिर इनके मध्य, फिर इसके मध्य, तीनों प्रतिरोधों के मध्य जो विभवांतर है, अगर हम उसे कंप्लीट जोड़ देते हैं तो कुल विभवांतर ये होगा या नहीं? हो जाएगा। नेक्स्ट, यहां पर क्या कॉमन है आप खुद देखिए, क्या कॉमन है? I कॉमन है, I समान है, तो I कॉमन हो गया, बाहर निकाला, क्या बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां तक किस किस को दिक्कत है या नहीं है? आप देखिए, एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं आपके सामने। मैंने क्या बोला कि अगर विभवांतर की बात करते हैं, विभवांतर R1 R2 और सॉरी V1 V2 और V3 होगा। जो इनके अलावा प्रतिरोध की बात करते हैं तो तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 है, धारा का मान I है। ओम के नियम से अगर हम देखते हैं तो V बराबर IR होता है, ठीक है, तो V का मान V बराबर IR होगा। अगर मैं V1 की बात करूंगा तो इनके मध्य ही तो विभवांतर देखा जाएगा, तो V1 की जब हम बात करते हैं तो प्रतिरोध क्या होगा R1 होगा। V2 की बात करते हैं तो प्रतिरोध R2 होगा, और V3 की बात करते हैं तो प्रतिरोध R3 होगा। सेम उसी चीज को हमने यहां पर नोट किया है। नोट करने के बाद में हमने इसे देखा तो यहां पर I कॉमन था, तो I को हमने बाहर निकाल लिया, बाहर निकालकर इसे हमने इस तरीके से अंदर लिख दिया। अब देखिए यहां तक हो गया। V बराबर क्या आ गया है आपके सामने, V बराबर I कोष्टक में, यानी I जो कॉमन है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये यहां तक आ गया है। नेक्स्ट, वापस से ओम के नियम से, ओम का नियम फिर से क्या कहता है, वही V बराबर IR कहता है ना। तो V बराबर जब IR है तो इसका मान क्या होगा, IR ही तो होगा, यानी कि कुल प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, कुल प्रतिरोध प्लस I का मान, यही तो होगा। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, IR बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई दिक्कत नहीं है, इस I से I कट जाएगा और लास्ट में क्या बच जाता है कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी तुल्य प्रतिरोध का मान आपके सामने आ गया है। अब तुल्य प्रतिरोध का मान आपके सामने क्या आ गया है कि श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोधों को एक श्रृंखला में जब जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। यानी कुल प्रतिरोधों का मान कितना होगा, अगर मैं इसको तीनों को अगर जोड़ देता हूं तो उसका मान तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। तुल्य प्रतिरोध का मतलब कुल प्रतिरोध के बराबर होता है। तो यहां पर आपके सामने क्या निकल के आ गया है कि IR बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही श्रेणी क्रम संयोजन होता है। यानी क्या इसका निष्कर्ष निकलता है, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों को अगर जोड़ दिया जाए तो वही उसका तुल्य प्रतिरोध होता है। यानी तुल्य प्रतिरोध किस तरीके से ज्ञात करेंगे, इस तरीके से। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि अब ये काम कहाँ आएगा, हमने इसे देख तो लिया, समझ में आ गया कि श्रेणी क्रम ये होता है, ऐसा ये चित्र होता है, इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये काम कहाँ आएगा, पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पेपर में दो प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है उसे समझाइए, तो आपको पूरा इसके बारे में लिखना है, प्लस इसका मैथमेटिकल इस तरीके से निकालना है और लास्ट में इसका निष्कर्ष लिख देना है। पहला तो ये हो गया क्वेश्चन। दूसरा, इससे रिलेटेड कोई एक सवाल आएगा, एक न्यूमेरिकल आएगा जिसे आपको हल करना है। अब वो कैसे आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए अब ये किस तरीके से काम आएगा वो हम देख लेते हैं एक बार, कि आपके जो न्यूमेरिकल है वो किस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान से समझना उसे भी कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। जैसा
कि आपके बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो कहता है कि अगर 3 प्रतिरोध जिनका मान 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम है, उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा? तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा? 3 प्रतिरोध हैं, कौन कौन से? 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। 3 प्रतिरोधों को इस तरीके से जोड़ा जाता है तथा 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। ठीक है, समझना इसे। क्या कह रहा है कि 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो अब 2 प्रकार से सवाल बन सकते हैं। पहला क्या पूछेगा कि तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो अगर श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? अभी अभी हमने निकाला है कि तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही होता है। बिल्कुल सिंपल है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। आपको यही तो करना है कि तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 प्लस 4 प्लस 5, तो R बराबर कितना आ गया? 12 ओम। कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है? नेक्स्ट इसमें पूछा जा सकता है कि 6 वोल्ट की बैटरी है, ये इतना प्रतिरोध इसके अंदर लगा हुआ है, तो धारा का मान कितना होगा? क्या पूछा जा सकता है? धारा का मान, कि जो प्रवाहित धारा है, जो ये आई है, इसका मान कितना है? क्योंकि 2 चीजें तो आपको पता है, तीसरी चीजें आपको निकालनी है। तो ओम का नियम वही काम आएगा, क्योंकि विभवांतर अगर दे रखा है, इसके अलावा प्रतिरोध का मान दे रखा है, तो आप क्या निकाल सकते हो? धारा का मान निकाल सकते हो। तो हम क्या कहते हैं कि V बराबर IR, लेकिन हमें क्या निकालना है? I निकालना है, तो I बराबर V अपॉन R। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? क्योंकि ये मैंने पहले भी समझाया था किस तरीके से इन्हें पलटते हैं। ठीक है, तो I बराबर V अपॉन R। तो V का मान कितना दे रखा है यहाँ पर? 6 वोल्ट, 6, और R का मान कितना आ गया है आपके पास? अभी 12 आ गया या नहीं? आ गया। तो इसका मतलब जब इसको वो करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 एम्पियर। ये मात्रक लगाना कभी ना भूलना। जब पेपर में आप सवाल करके आओगे, मात्रक सबका लगाना है आपको। तो इसका धारा का मान कितना हो जाएगा? 0.5 एम्पियर धारा यहां पर प्रवाहित हो रही है। तो समझ में आया आपको किस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। एक बार इस एग्जाम्पल को नोट करें। सबसे पहले नोट कर लिया इसे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की। तो श्रेणी क्रम संयोजन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसे भी समझें, क्योंकि इन दोनों में से जो प्रश्न है वो बहुत बार पूछा जाता है और बहुत आसान प्रश्न आता है, लेकिन वहां पर आपको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं ये कैसा प्रश्न आ गया है, समझ में नहीं आएगा। समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहता है? देखिए, श्रेणी क्रम में हम क्या कर रहे थे कि जो प्रतिरोध थे उनको हम एक श्रेणी में, एक श्रृंखला में जोड़ रहे थे, यही था। समांतर का मतलब क्या होता है कि जब 2 रेखाएं इस तरीके से चलें, ठीक है, इन्हें दोनों बिंदुओं को कितना भी आगे तक बढ़ा लें, ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, वो समांतर रेखाएं होती हैं। याद है आपको, पता होगा आपको, जैसे रेल की पटरियां, ठीक है, सड़क के दोनों किनारे, ये इसके उदाहरण हो गए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो ये एक सिरा, एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध। ये 3 प्रतिरोध हम लेते हैं। ठीक है,
इनको वही एक परिपथ में जोड़ा गया, समझना इसे। तो प्रतिरोध के ये दो सिरे हो गए, एक ए है और एक बी है। ये प्रतिरोध है R1, ये है R2, ये है R3। क्लियर? यहां से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या है? I है। लेकिन अब ध्यान से देखना, अब यहां पे जाकर ये धारा तीनों भागों में प्रवाहित होगी या नहीं होगी, इसलिए धारा यहां पर बट जाती है, बटेगी या नहीं। यहां पर वो धारा होगी I1, इसमें होगी I2 और इसमें होगी I3। कोई दिक्कत? लेकिन आगे जाकर वापस से I हो जाएगी, यानी तीनों वापस से एक जगह मिल जाएंगी। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात क्या समझ में आनी चाहिए, ध्यान से समझो। जब हमने समांतर क्रम को देखा था, सॉरी श्रेणी क्रम को देखा था, तो उसमें हमने तीनों प्रतिरोध एक के बाद एक करके जोड़ दिए थे। तो जोड़ने पर हमने यही तो किया था कि यहां पर एक प्रतिरोध, फिर दूसरा प्रतिरोध, फिर तीसरा प्रतिरोध, तो 3 पॉइंट बने थे, ए बी सी डी, ऐसे 4 पॉइंट। तो इसके मध्य विभवांतर, फिर इसके मध्य विभवांतर और इसके मध्य विभवांतर का मान अलग अलग था, क्योंकि प्रतिरोध पर वो वेरी कर रहा था। लेकिन यहां पर देखिए दो ही बिंदु हैं, दो बिंदुओं पर, यानी कंप्लीट दो ही बिंदुओं पर जो 3 प्रतिरोध हैं वो एक साथ लगे हुए हैं। इसीलिए समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान रहता है, इसका मान बदलता नहीं है, क्योंकि सिरे ही दो हैं। समझ में आया? तो क्या समान रहेगा? विभवांतर का मान समान रहता है, धारा का मान परिवर्तित हो सकता है, धारा का मान यहां परिवर्तित हो सकता है। उसमें धारा का मान समान रहता था, लेकिन विभवांतर का मान परिवर्तित होता था। क्लियर रहेगा? चलिए इसको देखते हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर प्रतिरोध तो कौन कौन से हो गए? R1, R2 और R3। क्लियर? अगर हम प्रतिरोधों में धारा का मान की बात करते हैं तो धारा क्या हो जाएगी? I1, I2 और I3। क्लियर है? इसके साथ विभवांतर क्या रहेगा? हमेशा V रहेगा, क्योंकि वो बदलेगा बिल्कुल भी नहीं। क्लियर? तो अब हम एक एक सिरे पर, यानी एक एक तार को अगर हम उठाकर देखते हैं तो उसमें हम धारा का मान कितना परिवर्तित हो रहा है वो देखते हैं। तो देखिए, तो R1 पर धारा का मान, ध्यान से समझना। तो R1 पर धारा का मान कितना होगा? R1 पर अगर हम धारा की बात करते हैं तो जैसा कि आप सभी को पता है, धारा का मान यानी कि I बराबर V अपॉन R, यही तो होता है ओम के नियम से, I बराबर V अपॉन R। तो R1 पर जो धारा का मान है वो कितना हो जाएगा? V सेम है और R की जगह R1, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं कि I1 बराबर V अपॉन R1 लिख सकते हैं या नहीं? इसी प्रकार से हम लिखेंगे R2 पर धारा का मान क्या हो जाएगा? I2 बराबर V अपॉन R2। कोई दिक्कत नहीं है ना? R3 पर धारा क्या हो जाएगी? I3 बराबर V अपॉन R3। ये 3 मान आपके सामने आ गए या नहीं? 3 चीजें आपको समझ में आई कि मैंने क्या कहा? धारा यहां थी, यहां जाकर 3 भागों में बटी, तो I1 का मान कितना हो जाएगा? V अपॉन R के अकॉर्डिंग V बटे R1, इसका I2 का मान V बटे R2 और I3 का मान V बटे R3। कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, तो कुल धारा का मान, इस पूरे परिपथ में कुल धारा का मान क्या है? I है। कुल धारा कितनी है? I है ना? तो आप क्या लिख सकते हो? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ये तो लिख सकते हैं हम कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को अगर हम जोड़ दें तो इसका मान किसके बराबर होगा? I के बराबर होगा। यही तो हम कह रहे हैं। मान रखने पर, मान रखिए, I का मान क्या था यहां पर? V अपॉन R1। कोई दिक्कत? इसका मान V अपॉन R2 और इसका मान V अपॉन R3। ये 3 मान आपके सामने
आ चुके हैं। आगे चलते हैं, V/R1 V/R2 V/R3। तो यहां लिखेंगे, वापस से इसको मैं नोट कर रहा हूं, I बराबर क्या हो रहा है, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। क्लियर। चलिए कॉमन ले लेते हैं। तो इसके अंदर जैसे अगर मैं कॉमन लेता हूं तो कॉमन अगर V यहां लेते हैं, V कॉमन है, तो यहां पर क्या बचेगा, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। यहां तक समझ में आया सभी को? आ गया ना? क्योंकि हमने क्या किया है, जैसे वहां पे कॉमन लिया था तो वहां पे हमने धारा को कॉमन माना था, यहां पर विभवांतर कॉमन है। समाया ना? समझ में आ रहा है? तो क्या हो गया, I बराबर ये आपके सामने आ गया है। लेकिन I का मान भी क्या है, I बराबर V/R, ये ओम के नियम से। तो हम क्या लिख सकते हैं कि V/R, V/R बराबर V/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये लिख सकते हैं। तो V से V कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर क्या बच जाएगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी समांतर क्रम संयोजन में, ध्यान से सुनो, समांतर क्रम संयोजन में क्या हो रहा है, श्रेणी क्रम में क्या हो रहा था कि कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध का मान तीनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। पहली बात, इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसमें तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम, यानी तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यही तो कहना चाह रहा है। समांतर में क्या कहना चाह रहा है कि प्रतिरोध R होता है, उस R का व्युत्क्रम यानी उल्टा 1/R बराबर सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम का योग। सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम किया 1/R1 1/R2 1/R3 के योग के बराबर होता है, और यही क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन में आपको क्या क्या ज्ञात हुआ है, R का मान किस तरीके से निकाला जाएगा, वो इस तरीके से निकाला जाएगा। तो समझ में आया? एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। देखिए अब ये मान आपके पास आ गया है, इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ देखते हैं किस तरीके से इसे चेंज किया जा सकता है, क्योंकि परीक्षा में कैसे भी पूछा जा सकता है। तो वो किस तरीके से पूछेगा आपसे, वो आपको भी नहीं पता है, लेकिन आपको हर तरीके से तैयार रहना है कि वो जो भी पूछेगा हम उसका आंसर देंगे। देखिए आपके सामने क्या आ गया है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी कुल मिला के वो ये कहना चाह रहा है कि जो प्रतिरोधों का जो व्युत्क्रम है, यानी तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ये आपके सामने आ गया। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम दो प्रतिरोधों की बात करते हैं, कोई दो प्रतिरोध जिसमें अगर दो प्रतिरोध R1 और R2 हैं, ठीक है, दो प्रतिरोध क्या हैं, R1 और R2 हैं, उनको हमने समांतर क्रम में जोड़ा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होगा या नहीं। मैंने अभी तक 3 प्रतिरोध ले रखे थे, इसे थोड़ा आसान करके समझते हैं। दो प्रतिरोध लिए, ठीक है, R1 और R2 दो प्रतिरोध थे, यहां पे हमने दो ही प्रतिरोध मान के चलो, इतना ही। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। इसको किस तरीके से और लिखा जा सकता है, इसको हम इसे कैसे लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको, इस वाले भाग को अगर मैं इसका लघुत्तम ले लेता हूं, ध्यान से समझो, लघुत्तम हम कैसे लेते हैं, इन दोनों भी नीचे वाली संख्याओं का जो कॉमन होगा उसे, या इन दोनों का गुणनफल, यही तो लेते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, R1 और R2 एक साथ लिख सकता हूं, यहां पे लिखा तो R1 से R1 कैंसिल हुआ तो यहां पर क्या बच जाएगा, R2 बचेगा या नहीं, प्लस R2 से R2 कैंसिल होगा, 1 से गुणा करेंगे तो क्या बच जाएगा, R1 बचेगा। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं कि 1/R, एक मिनट, इसे हम क्या लिख सकते हैं, यही लिखता हूं,
कि 1/r बराबर भाई 1/r1 1/r2 ये लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं R2 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू R2। हम इसे ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसे हम 1/r बराबर R2 प्लस R1 बटे R1 इंटू R2। ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा इसको भी, इसके जब हम सवाल करेंगे उसमें हम इसके आंसर निकाल के देखेंगे, देखते हैं समान आते हैं या नहीं आते हैं। देखिए आगे, यह ऐसे लिख सकते हैं, या अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, r का मान लिखें, यानी 1/r को अगर मैंने रिवर्स किया तो मैं क्या लिख सकता हूं r बराबर, जब मैं इसे रिवर्स कर रहा हूं तो ये भी रिवर्स होगा या नहीं, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1, इसे हम क्या लिख सकते हैं इस तरीके से। ये दोनों चीजें आपको रटनी नहीं है, आपको समझनी है, समझ के आपको याद रखनी है। याद कैसे रखनी है, एक चीज तो याद ये रखनी है आपको कि 1/r, ये बात है कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ये समांतर क्रम संयोजन में इस तरीके से तुल्य प्रतिरोध निकाला जाता है। क्लियर, ऐसे निकाल सकते हो, या इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/r बराबर, मैंने यहां लघुत्तम लेके इस तरीके से लिखा तो R2 प्लस R1 बटे R1 इंटू R2 ये लिख दिया। या इसे अगर मैं रिवर्स करता हूं तो R 1/r का क्या हो जाएगा R हो जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1। तो इस तरीके से इसे हम नोट भी कर सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट आप इसका भी लें। तो हाँ जी, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए न्यूमेरिकल किस तरीके से आता है, जैसा कि हमने श्रेणी क्रम में देखा था उसी प्रकार से यहां पे भी हम न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं और किस प्रकार से वो पूछेगा। जैसा कि पिछली बार पिछला जो सवाल था उसमें हमने देखा कि 3 प्रतिरोध हैं और तीनों को उसमें कहां कैसे जोड़ा था, उनको जोड़ा था श्रेणी क्रम में, लेकिन हम यहां पर किस क्रम में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। मानते हैं कि एक 1 ओम है, एक 2 ओम है और एक 3 ओम है, ये हो गया। इसके अलावा जो बैटरी है वो वही 6 वोल्ट पे जोड़ा हुआ है। तो धारा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब क्या क्या पूछा जा सकता है वो इसमें भी देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे क्या पूछेगा, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा तो देख लें, 1/r बराबर 1/r1 1/r2 1/r3, क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा है कि ये कैसा क्रम है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसे हल करते हैं तो 1/r1 1/r1 क्या है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, कोई दिक्कत नहीं है। लघुत्तम लिया 6 आया, 6 में इसमें भाग दिया 6 प्लस 3 प्लस 2, यानी 1/r बराबर क्या आ गया 6 प्लस 3 प्लस 2, ये आपके सामने आ गया। तो अगर मैं इसको आगे और हल करता हूं तो क्या आ गया, ये 11/6, 1/r बराबर 11/6। तो अगर मैं इसे रिवर्स करता हूं, r को सीधा करता हूं, यानी इसको व्युत्क्रम करते हैं, तो r बराबर क्या हो जाएगा 6/11 ओम। होगा या नहीं, समझ में आया यहां तक कि तुल्य प्रतिरोध का मान किस तरीके से निकाला जा सकता है। क्या है ये तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध का मान किस तरीके से निकालेगा, 1/r बराबर 1/r1 1/r2 1/r3। तो ये निकालेगा तो क्या मान आ गया इसका, ये हो गया। नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है आपसे, नेक्स्ट पूछा जाता है धारा का मान कि साहब धारा का मान कितना होगा, क्योंकि यहां पर आपके पास प्रतिरोध दे रखा है, पता लग गया, प्लस ये पता लग गया आपको जो वोल्ट है ये पता लग गया है। अब क्या बोलेंगे हम, धारा का मान बराबर I बराबर V अपॉन R, यही तो होता है धारा का मान। तो I का मान कितना है, ओ सॉरी I बराबर V का मान कितना दे रखा है 6 बटे R का मान कितना है 6/11। तो 6/11 का मतलब 6 नीचे आएगा और 1 में यहाँ 11 है, वो 11 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, ये पलटना तो आता है ना इस तरीके से कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 6/11,
ऐसा लिखूंगा तो जो ये 11 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और वो भी गुणा में चला जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पे भी क्या होगा, 6/11 ऊपर चला जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो आंसर क्या हो गया आपका, I बराबर कितना आ जाएगा, 11 एम्पियर। I का मान कितना आ गया है, 11 एम्पियर, आपके सामने है। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है वो देखिए। वो ये पूछ सकता है कि प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान कैसे होगा, कि R1 पर धारा कितनी होगी, R2 पर धारा कितनी होगी, R3 पर धारा का मान कितना होगा। तो देखते हैं एक एक, कि R1 पर धारा, तो R1 पर धारा क्या होगी, I1 बराबर V/R1, यही तो होगा कि I1 है और V इसका समान रहेगा, विभवांतर समान है, बटे R1 मतलब पहला प्रतिरोध। तो पहला प्रतिरोध क्या कहता है, 6 बटे पहला प्रतिरोध कितना है, 1 है, तो धारा का मान कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर। होगा या नहीं, हो गया। नेक्स्ट R2 की बात करते हैं। R2 पर धारा, R2 पर धारा का जो मान है वो क्या होगा, I2 बराबर V/R2, तो V का मान वही 6, R2 का मान कितना दे रखा है, 2, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है R3 पर धारा, तो R3 पर धारा कितनी हो जाएगी, I3 बराबर V/R3, तो V का मान वही 6, R3 का मान 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। टोटल कर लो आप, 6 और 3 9 और 2 11 एम्पियर, कुल धारा 11 एम्पियर। यहां भी तो निकाली थी हमने अभी 11 एम्पियर। तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि जो समांतर क्रम संयोजन है और श्रेणी क्रम संयोजन है उसमें किस तरीके से संयोजन होता है, प्रतिरोधों का मान कैसे निकालते हैं, विभवांतर का मान कैसे निकालते हैं, और धारा का मान किस तरीके से निकालते हैं। तो मेरे हिसाब से आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। आप सभी के लिए एक छोटा सा सवाल जो आप सभी को करना है घर पे, एक स्क्रीनशॉट इसका ले लें पहले। देखिए नेक्स्ट आप सभी के लिए एक सवाल है जो आपको करना है, और उसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे कि उसका जो आंसर है वो कितना होगा। सिर्फ एक ही चीज पूछूंगा, ज्यादा नहीं आपसे, सिर्फ तुल्य प्रतिरोध कितना होगा वो, क्योंकि परीक्षा में इस तरीके से सवाल आ जाते हैं। तो आप या तो सवाल ये नोट कर लें या एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो सवाल देखें, डायग्राम बना लें। देखिए इस तरीके से है, और इन सभी का मान है 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम और 5 ओम। तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, तुल्य प्रतिरोध का मान। तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, सिर्फ आपको इतना ही बताना है। पेपर में इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, किस तरीके से ज्ञात करना है वो आप देखोगे। सबसे पहले चलो आपको एक हिंट दे देता हूं, पहले इनको हल करना, फिर इसको हल करना, फिर इन तीनों को एक श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, क्योंकि जब आप इनको हल करोगे तो एक तुल्य प्रतिरोध आएगा, इसको हल करोगे तो एक तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, और फिर ये और ये इन तीनों का मान श्रेणी में होगा, तो इनको श्रेणी क्रम में करना है। तो पहले समांतर क्रम का हल करना है, फिर श्रेणी क्रम का हल करना है। अब इसका जो आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अभी नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसके अलावा बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।